हेलो, जय हिंद एवरीवन। आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब परिवार में। तो आज हम बात करने वाले हैं आपके आर्मी अग्निवीर परीक्षा के लिए जीके जीएस के ऐसे प्रश्न जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं। तो साथियों, जैसा कि हमारा टारगेट एक ही है, केवल 22 अप्रैल, तो हमारे पास थोड़ा सा कम समय बचा है। तो इन थोड़े से कम समय में जीके जीएस के ऐसे प्रश्न पर बात करेंगे जो हम 30 में से 30 ला सकते हैं। तो याद रखिए कि साथियों, आपके परीक्षा में 15 आपके जीके के सवाल रहेंगे और 15 आपके साइंस के सवाल रहेंगे। तो आज की इस क्लास में हम टोटल 45 सवाल करेंगे। कितने साथियों? 45 सवाल, जो कि आपके परीक्षा के लिए हर सवाल अति महत्वपूर्ण होगा। जो आपके प्रीवियस ईयर में जिस टाइप का सवाल पूछ रहे थे, जिस टाइप का मॉडल पेपर बना था, उस टाइप का आज की इस क्लास में हम करेंगे सवाल। तो उम्मीद करता हूं साथियों आपको हर एक सवाल काफी अच्छे समझ में आ रहे होंगे। तो साथियों, आपको इन 45 सवालों में से अगर आपने 35 का सही जवाब दिया तो समझिए आपका तैयारी काफी अच्छे से चल रही है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ भी डाउनलोड करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा टेलीग्राम ग्रुप है, आप वहां जाके इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ही आपको अगले 10 दिनों में जो कि मैराथन क्लास भी स्टार्ट होने वाला है इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल में तो जो सब्सक्राइब करके भी रखिएगा साथियों। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन का पहला प्रश्न देखते हैं। तो देखिए क्या दिया है प्रश्न पहला, भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है? तो साथियों सवाल दिया है भारतीय संविधान में अस्पृश्यता उन्मूलन किस अनुच्छेद में है। तो याद रखिए साथियों, जो अनुच्छेद 17 है उसमें आपका अस्पृश्यता उन्मूलन में है। तो डी ऑप्शन हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या बनेगा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। उम्मीद करता हूं साथियों आपको काफी अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो देखिए क्या दिया है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? तो साथियों, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है? अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 39, अनुच्छेद 40 या 41? तो याद रखिए साथियों, जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद पंचायती राज स्थापित करता है वो अनुच्छेद आपका 40 है। कौन साथियों? अनुच्छेद 40 है। तो सी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 2 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है, भारत के राष्ट्रीय ध्वज पर चित्रित अशोक चक्र में कितने तिलियां हैं? तो साथियों, जो हमारे भारत के राष्ट्रीय ध्वज है उस पर चित्रित अशोक चक्र, उसमें कितनी तिलियां होती है? तो आपको ये पहले से उम्मीद करता हूँ जवाब का आंसर पता होगा। तो 24 होती है। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करता हूँ साथियों अगर हम सवाल पढ़ रहे हो तो उससे पहले आपकी आंसर सही सही आ जाना चाहिए साथियों। इससे आपकी तैयारी और भी काफ़ी अच्छे से हो सकती है। तो देखिए प्रश्न 4 दिया है, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? तो साथियों, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा क्या है? अंग्रेजी, नगा, मेती या कोई विकल्प सही नहीं है? तो याद रखिएगा साथियों, भारतीय राज्य नागालैंड की आधिकारिक भाषा होती है अंग्रेजी होती है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 4 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 दिया है। तो देखिए, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो साथियों, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? 1/5, 1/7, 1/3 या 1/4? तो सभी को पता होगा साथियों, 1/3 मतलब 1/3 उनको क्या है, सीटें आरक्षित है नगर पालिकाओं में महिलाओं के लिए। तो सी ऑप्शन बनेगा राइट ऑप्शन, 1/3 हो जाएगा। सी बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है। तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? तो साथियों, इनमें से कौन सा अक्षय प्राकृतिक संसाधन है? वायु, खनिज, वन या कोयला? तो याद रखिए साथियों, जो आपका अक्षय प्राकृतिक संसाधन है इनमें से वायु है। कौन है साथियों? वायु है। तो राइट ऑप्शन क्या बनेगा? ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, एयर, जिसका मतलब वायु होता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है? तो देखिए, भारतीय थल सेना में कितने कमान है? तो साथियों, भारतीय थल सेना में कितने कमान होते हैं? 5, 6, 7 या 4? तो उम्मीद होगा साथियों इस सवाल का आप जो लोग जवाब सही बताएंगे। तो भारतीय थल सेना में कितने कमान होते हैं? तो 7 होते हैं साथियों। कितने होते हैं? 7 होते हैं। तो राइट ऑप्शन क्या हो रहा है? सी ऑप्शन हो रहा है। तो बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया है? तो देखिए साथियों, मनुष्य के शरीर में लौह की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? तो साथियों, मनुष्य के शरीर में लोहे की कमी का क्या परिणाम हो सकता है? अरक्तता, रतौंधी, स्कर्वी या रिकेट्स? तो याद रखिए साथियों, एक तो एनीमिया भी हो जा सकती है और क्या हो सकती है? अरक्तता भी हो जाती है आपका। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आपके शरीर में लोहे की कमी का हो जाता है तो आपके एनीमिया भी हो सकती है और अरक्तता भी हो जाएगी। तो ये ऑप्शन साथियों क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ साथियों आपको हर एक सवाल काफ़ी अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। प्लीज़ हमें एक बार जरूर कमेंट कीजिए, क्या इस टाइप से आपके लिए मैराथन क्लास भी लाया जाए
अगले 10 दिनों के लिए, जो कि 15-15-30 का हमें टारगेट लेकर चलना है। तो आप लोग एक बार जरूर हमें वीडियो बताइएगा क्या ऐसे क्लास एक बार फिर मैराथन लाइव आया जाए, तो उसमें लाइव में काफ़ी अच्छे से डिस्कस होगी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 दिया है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? देहरादून, चेन्नई, खड़गवासला या नागपुर में? तो याद रखेंगे सभी लोग, राष्ट्रीय रक्षा जो अकादमी है वो आपका स्थित है खड़गवासला में। तो सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो बताइए श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? गुजरात, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखेंगे सभी लोग, श्रीहरिकोटा किस राज्य में स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। इस क्लास में साथियों ये आप लोग प्रयास कीजिएगा कि हम 45 सवाल करा रहे हैं, तो आप 45 सवालों का ऑप्शन सही सही याद कर लेंगे। उम्मीद मेरा यही आप लोगों से, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा कम समय बचा है, तो हम इन थोड़े से कम समय में मतलब जितना अधिक से अधिक सवाल को हल करेंगे उतना ही हमारे लिए बेनिफिट होगा, फायदा होगा परीक्षा के लिए, हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आएगा उस टाइप का, तो आप हर एक सवाल कर ले जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या दिया है, हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होता है। तो साथियों हरे प्रकाश से प्रकाशित एक लाल कागज प्रतीत होता है, हरा, पीला, नीला या काला? तो याद रखेंगे साथियों काला प्रतीत होता है। कैसा प्रतीत होता है? ब्लैक प्रतीत होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 दिया है, निम्नलिखित में से सोनार से संबंधित है, इनमें से बताइए कौन सोनार से संबंधित है? डॉक्टर, नौ संचालक, अंतरिक्ष यात्री, इंजीनियर? तो देखिए साथियों जो सोनार से संबंधित होता है वो तो नौ संचालक होता है, तो बी ऑप्शन बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों सोनार से संबंधित नौ संचालक, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 दिया है, तो देखिए भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो साथियों इनमें से भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? सिमलीपाल नेशनल पार्क, कॉर्बेट नेशनल पार्क, डचिगम वन्यजीव अभयारण्य या हजारीबाग नेशनल पार्क? तो सभी को पता होगा साथियों, ये तो सवाल पहले से आप लोगों को पता होगा। इस सवाल का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान, तो याद रखिएगा साथियों कॉर्बेट नेशनल पार्क। कॉर्बेट नेशनल पार्क, अगर इसकी स्थापना पूछ दिया तो आप लोग कब बताएंगे? 1936 ईस्वी में। कब साथियों? 1936 ईस्वी में हुई थी इसकी स्थापना। तो बी ऑप्शन क्या बन रहा है? राइट ऑप्शन बन रहा है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या दिया है, तो देखिए ताजमहल के पीला होने के लिए निम्न में से कौन जिम्मेदार है? तो साथियों आप देख रहे होंगे ताजमहल के पीला हो जा रहा है, कुछ उसका जो दीवार होता है पीला हो जा रहा है, उनमें से इनमें कौन जिम्मेदार है? पोटेशियम, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कोई विकल्प सही नहीं है? तो बताएंगे सभी लोग साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग जिस भी सवाल का सही जवाब आ रहा है आप हमें जरूर कमेंट करके जरूर बताएंगे साथियों। आपके तैयारी के लिए बहुत ही जरूरी ये हर सवाल है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों ताजमहल का पीला होने का कारण होता है जिम्मेदार सल्फर डाइऑक्साइड है साथियों। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 14 का साथियों सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो साथियों सवाल दिया है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1948, 1951, 1952 या 1947 में? तो याद रखेंगे सभी लोग आपका एनसीसी की स्थापना हुई थी 16 अप्रैल 1948 को। कब साथियों? 16 अप्रैल 1948 को हुआ था। तो ऑप्शन ए दिया है, तो ऑप्शन ए पे हम क्या करेंगे? ताला लॉक कर देंगे साथियों। 15 का ए बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या दिया है, तो देखिए भू प्रॉपर्टी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में से दूसरा स्थान किसका है? तो साथियों भू प्रॉपर्टी में सबसे बहुलता से पाए जाने वाले तत्वों में दूसरा स्थान किसका है? AlFeCaNa? तो बताएंगे सभी लोग करेक्ट ऑप्शन साथियों। तो क्या बनेगा? तो Al हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों? Al हो जाएगा। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका, जो कि साथियों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा की दृष्टि से आ सकते हैं। तो याद कर लीजिएगा इस सवाल का राइट ऑप्शन एल्युमिनियम, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या दिया है, सभी लोग बताएंगे ओजोन परत पर सबसे बड़ी यहाँ पर होती है। तो साथियों ओजोन परत पर सबसे बड़ी यहाँ पर होती है ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर या थर्मोस्फियर में? तो सभी लोग बताएंगे ओजोन परत पर सबसे बड़ी कहाँ पर होती है? तो उम्मीद करता हूँ साथियों इस सवाल का आप लोग जवाब सही बताएंगे। स्ट्रेटोस्फियर पे होती है। कहाँ पे साथियों? स्ट्रेटोस्फियर पे होती है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो साथियों देखिए हम इतना जल्दी इसलिए सवाल करा रहे हैं क्योंकि हमारे पास मतलब बिल्कुल समय नहीं बचा है। तो अब हम कम समय में जितने से अधिक सवाल करेंगे हमारे लिए उतना ही फायदा होगा।
तो किसी को अगर तेज लग रहा होगा तो सॉरी उसके लिए साथियों, क्योंकि हम जितना कम समय आपका अधिक सवाल कराएंगे उससे हमके बेनिफिट होगा हमारे लिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या दिया है, धुएं और कोहरे से बनता है। तो धुएं और कोहरे से बनता है बादल, धूम, कोहरा, पाला या धुंध। तो याद रखेंगे साथियों धूम कोहरा बनता है, धुएं और कोहरे से बनता है धूम कोहरा बनता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या दिया है, तो देखिए निम्न में से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है। तो साथियों इनमें से कौन सा अधिक जलन पैदा करता है, उबलता पानी, भाप, गर्म हवा या सूर्य की किरणें। तो याद रखेंगे सभी लोग, सबसे अधिक जो जलन पैदा करता है वो भाप करता है। कौन साथियों, भाप करता है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 19 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 सभी लोग बताएंगे क्या दिया है, इनमें से कौन सा भौतिक में एक मौलिक मात्रक नहीं है। तो इनमें से कौन सा भौतिकी में एक मौलिक मात्रक नहीं है, समय, लंबाई, वजन या भार। सभी लोग बताएंगे लंबाई, द्रव्यमान, ये सब क्या है, इकाइयां है। तो इनमें से एक नहीं है, तो वो आपका कौन सा, वजन नहीं है साथियों। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बन जाएगा। 20 का सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन, जो कि एक मौलिक मात्रक नहीं है, वजन नहीं है साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 तो देखिए क्या दिया है, यूनानी विचारक अरस्तु ने जीवों को सबसे पहली बार किस आधार पर वर्गीकृत किया था। तो साथियों यूनानी विचारक अरस्तु था, वो जीवों में को सबसे पहले किस आधार पर वर्गीकृत किया था, आवास, आकार, चाल या भोजन पे। तो याद रखिए कि साथियों किस आधार पर वर्गीकृत किया था जीवों को, तो आवास या निवास के आधार पर। क्या साथियों, आवास या निवास के आधार पर। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन। अगर आपके परीक्षा में आवास की जगह निवास भी लग जाए तो भी वो राइट ऑप्शन ही होगा साथियों, याद रखेंगे आप लोग एकदम अच्छी तरीके से। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 बताएंगे सभी लोग क्या दिया है, सवाल देखेंगे। 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की। तो साथियों 74वें संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने नगर पालिकाओं किस भाग में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की, भाग 9 क, भाग 10, भाग 11 या भाग 14 में। तो याद रखेंगे साथियों भाग 9 क में, किसमें साथियों, भाग 9 क में सम्मानित करके संवैधानिक मान्यता प्रदान की थी। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 22 का साथियों ए ऑप्शन क्या बनेगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या दिया है, तो देखिए म्यांमार में अवस्थित है। तो बताइए इनमें से म्यांमार में कौन अवस्थित है, दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया या पूर्व एशिया या दक्षिण पूर्व एशिया। तो सभी लोग बताएंगे 23 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो याद रखिएगा साथियों म्यांमार में दक्षिण पूर्व एशिया अवस्थित है। क्या साथियों, दक्षिण पूर्व एशिया स्थित है। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 23 का बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो साथियों फिल इन द ब्लैंक्स, दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ इनमें से मोलस्का, रज्जुकी, प्रगुही या एनीलिडा। तो सभी लोग बताएंगे 24 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा। तो याद रखेंगे साथियों मोलस्का दूसरा सबसे बड़ी प्राणी संघ है। तो 24 का राइट ऑप्शन ये बन जाएगा साथियों मोलस्का, जो कि दूसरा सबसे बड़ा प्राणी संघ है। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन बन जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 क्या दिया है, हर एक सवाल साथियों आपके परीक्षा के लिए मतलब समझिए अति महत्वपूर्ण होंगे। उम्मीद करता हूं साथियों आपको काफ़ी अच्छे से हर एक सवाल का जवाब समझ में आ रहे होंगे। उम्मीद मेरा यही आप लोगों से कि आप लोग अच्छे से याद भी हमारे साथ करते चल रहे होंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 25 दिया है, माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा प्रयोग किया जाता है। तो साथियों माइग्रेन के इलाज के लिए किस दवा प्रयोग किया जाता है, फेक्सोफेनाइडिन, ट्रेमेडोल या सुमेथ्रिप्टिन या लियोथायरॉक्सिन। तो बताइए साथियों माइग्रेन के लिए इलाज के लिए किस दवा का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सभी लोग साथियों जो आपका सुमेथ्रिप्टिन होता है उस दवा का प्रयोग किया जाता है। किस दवा का साथियों, सुमेथ्रिप्टिन। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। आपके ये प्रीवियस ईयर के सवाल हैं, याद रखिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा साथियों, सुमेथ्रिप्टिन है। कौन साथियों, सुमेथ्रिप्टिन है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 दिया है, तो देखिए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है। तो साथियों भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 263, अनुच्छेद 356 या अनुच्छेद 370। तो याद रखिएगा साथियों जो आपका भारतीय संविधान का अनुच्छेद अंतर्गत केंद्र सरकार राज्य सरकार को निर्देश दे सकती है, अनुच्छेद आपका अनुच्छेद 256 है। कौन सा, तो अनुच्छेद 256 है। और कौन सा अनुच्छेद याद रखेंगे आप लोग, अनुच्छेद 257 भी है, अनुच्छेद
65 है। ये तीनों आपको अनुच्छेद याद रखना है, अनुच्छेद 256, अनुच्छेद 257, अनुच्छेद 365। तो ए ऑप्शन क्या बन रहा है साथियों, राइट ऑप्शन ये हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल का परिकल्पना की गई है। तो साथियों संविधान द्वारा कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है, 1 2 3 4। तो ये तो सभी को पता होगा साथियों कि कितने प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई है। तो 3 प्रकार के आपातकाल की परिकल्पना की गई। अगर साथियों आपसे इसका भाग पूछ दिया तो आप क्या भाग बताएंगे, इसका भाग क्या है, भाग 18 में है साथियों। किसमें साथियों, भाग 18 के अंतर्गत 3 आपातकालों को क्या है, परिकल्पना की गई है। भाग 18 के अंतर्गत आती है ये 3 आपातकाल जो आपका होता है, प्रकार होता है, परिकल्पना। तो सी ऑप्शन क्या बन रहा है साथियों, राइट ऑप्शन बन रहा है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, तो बताएंगे सभी लोग, लोकतंत्र की जरूरत विशेषता को प्रमुख देना है। तो साथियों लोकतंत्र की जरूरी विशेषता किसको प्रमुख देना है, नागरिक संगठन, न्यायपालिका या कार्यकारी अधिकारी को। तो ये तो सवाल इजी हो गया साथियों। जो लोकतंत्र की जरूरी विशेषता वो नागरिक को प्रमुखता देना होता है। तो ए ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन बन जाएगा। 28 का साथियों क्या बनेगा, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, तो देखिए क्या दिया सवाल साथियों, साइंस का सवाल, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल जो कि आपके परीक्षा में बार बार सवाल रिपीट हो रहे हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़े को दर्शाता है। तो साथियों निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों को जोड़े को दर्शाता है। तो हमारे गुणसूत्रों में कितने हैं, 46 जोड़े हैं, यानी 23 जोड़े आप कहेंगे। कितने साथियों, कोशिका में 46 हैं, मनुष्य में प्रत्येक कोशिका 46 यानी 23 जोड़े गुणसूत्र होते हैं। लेकिन आपसे इसमें सवाल पूछा है पुरुषों में लिंग गुणसूत्रों के जोड़ों के दर्शाता है। तो याद रखिए साथियों XY दर्शाता है। कौन साथियों, XY। तो ऑप्शन ए हमारा क्या बन रहा है, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 29 का ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो देखिए क्या दिया सवाल, भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो साथियों भारतीय संविधान के कौन सा भाग केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है, भाग 6, 7, 8 या 9। तो याद रखेंगे सभी लोग साथियों, जो आपका भाग 8 होता है वो आपका केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताता है। तो 30 क्या बन रहा है साथियों, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बनेगा। 30 का साथियों क्या बनेगा, सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, तो देखिए क्या दिया है, साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो साथियों साबुन में कौन सा क्षारक पाया जाता है। तो बताएंगे सभी लोग, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सिलिकॉन डाइऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो बताइए साथियों जो आपका साबुन होता है उसमें क्षारक कौन सा पाया जाता है। तो NaOH पाया जाता है। कौन सा, तो NaOH। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, सभी लोग बताएंगे सोडियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है आपका साबुन में क्षारक जो मिलता है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 बताएंगे, सभी लोग बताएंगे चींटी के डंक में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल साथियों, इस पे आप लोग स्टार लगा लीजिए। अगर साथियों ये सेशन आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी तो चैनल पर नहीं तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके लिए ऐसे ही क्लास प्रोवाइड की जाएगी जो आपके परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हर एक सवालों का क्लास होने वाला है। तो बताइए जो चींटी का डंक होता है उसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो याद रखेंगे सभी लोग साथियों फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। कौन सा थी, फॉर्मिक अम्ल पाई जाती है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 बताएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी बताती है पिक्सल में। तो साथियों विशेषता दो संगत सेलों के बीच की दूरी क्या बताती है पिक्सल में, चौड़ाई, ऊंचाई, सेल पैडिंग या सेल स्पेसिंग। तो याद रखेंगे साथियों जो आपका दो संगत सेलों में विशेषता दूरी बताती है वो आपकी सेल स्पेसिंग बताती है। क्या साथियों, सेल स्पेसिंग बताती है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन, सेल स्पेसिंग बताती है आपके पिक्सल में, याद रखेंगे। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 34, तो देखिए मानव वाक्यांत्र में कितने वाक्य तंतु होते हैं। तो साथियों मानव वाक्यांत्र में कितने वाक्य तंतु होते हैं, 1, 2, 3 या 4। तो बताएंगे सभी लोग। तो याद रखिएगा साथियों मानव वाक्य तंत्र में कितने वाक्य तंतु होते हैं, तो 2 होते हैं। कितने साथियों, 2 होते हैं। तो बी ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। 34 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या दिया है। तो देखिए विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को कहते हैं।
तो साथियों विज्ञान में किसी वस्तु पर अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? चुनना, उठाना, बल या बंद। तो याद रखेंगे साथियों, किसी वस्तु पर विज्ञान में अभिकर्षण या अपकर्षण को क्या कहते हैं? बल कहते हैं। तो सी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन में जाएगा। 35 के साथियों क्या बना है? सी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। तो देखिए सवाल दिया है, लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में बनती हैं। तो साथियों लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी में क्या बनती है? नीला अस्थि मज्जा, लाल अस्थि मज्जा, श्वेत अस्थि मज्जा, काला अस्थि मज्जा। तो साथियों लाल रुधिर कणिकाएं आरबीसी यानी लाल अस्थि मज्जा हो जाएगा। काफ़ी इजी सवाल साथियों। 36 का बी हमारा क्या बन रहा है? राइट ऑप्शन बन रहा है। 36 का साथियों बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 क्या दिया है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है? ये तो काफ़ी इजी सवाल। बिजली के बल्ब का फिलामेंट तो सभी को पता होगा साथियों, टंगस्टन से बना होता है। तो डी ऑप्शन राइट ऑप्शन हो जाएगा। 37 के क्या हो जाएगा साथियों? डी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो साथियों आपको इनमें से ऑप्शन में से बताना है किस तत्व का सबसे कम गलनांक है, आयरन, नाइट्रोजन, आयोडीन या लेड का। तो बताएंगे 38 का करेक्ट ऑप्शन क्या बनेगा साथियों। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये सवाल आपके परीक्षा की दृष्टि से, तो याद रखिए सबसे कम गलनांक होता है नाइट्रोजन का इनमें से। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन हो जाएगा। 38 का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 सभी लोग बताएंगे। क्या दिया हुआ सवाल साथियों? अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बताएंगे सभी लोग अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4 2Cl, NH4Cl3, NH4Cl2 या NH4Cl। तो सभी को पता होगा साथियों आपका अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो NH4Cl होता है, NH4Cl होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बनेगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या दिया है? तो देखिए कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? तो साथियों कौन सी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है? अग्नाशय, यकृत, थायराइड या टेस्टिस। काफ़ी लोगों ने इस सवाल का राइट ऑप्शन मार रहे होंगे अग्नाशय, लेकिन साथियों अग्नाशय आपका नहीं होता। आप लोग ध्यान से देखेंगे, ऐसी ग्रंथि पित्त एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करती है। जो अगर आपके परीक्षा में एक पाचन तरल पदार्थ दिख जाए स्रावित करती है, तो आप आँख मूंद कर यकृत पे मारेंगे। किस पे साथियों? यकृत पर। बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा। याद रखिए इंपॉर्टेंट सवाल आपकी परीक्षा के लिए ये सवाल। यकृत है जो कि एक पाचन तरल पदार्थ स्रावित करता है, ये आपका ग्रंथि पित्त है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 बताएंगे सभी लोग। तो देखिए ओसियम टेन्यूफ्लोरम इसका वैज्ञानिक नाम है। तो बताइए साथियों जो ओसियम टेन्यूफ्लोरम है इस वैज्ञानिक का नाम कौन से पेड़ का है? मतलब किस पौधे का नाम ओसियम टेन्यूफ्लोरम वैज्ञानिक नाम है? नीम, आम, बबूल या तुलसी का। तो बताएंगे साथियों 41 का राइट ऑप्शन क्या बनेगा? सभी लोग बताएंगे साथियों, इंपॉर्टेंट सवाल है। ये हम क्या बना रहे हैं साथियों? तो बताएंगे सब लोग ये हम क्या बना रहे हैं? तो याद रखिएगा तुलसी है ये। क्या साथियों? तुलसी का ये वैज्ञानिक नाम ओसियम टेन्यूफ्लोरम होता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों? राइट ऑप्शन बन जाएगा टेन्यूफ्लोरम। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा। साथियों एक बार आपको इस लोग का PDF डाउनलोड कर जरूर पढ़ लीजिएगा अपने से। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम अपना ग्रुप है टारगेट विथ विवेक के नाम से, तो वहाँ से आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिया है, भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है? क्या होती है साथियों? kg मीटर पर सेकेंड होती है। क्या होती है साथियों? kg मीटर पर सेकेंड होती है। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है? तो इनमें से न्यूटन सेकेंड भी हो जाएगी साथियों। ये ऑप्शन बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। भौतिक मात्रा संवेग की इकाई क्या होती है? kg मीटर पर सेकेंड होती है। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या दिया है? पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो साथियों पानी का क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? उच्च तापमान के कारण, कम वायुमंडलीय दबाव के कारण, कम तापमान के कारण या आपका उच्च वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो याद रखिएगा साथियों पानी का जो क्वथनांक ऊंचाई पर कम क्यों हो जाता है? तो इसलिए होता है कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। किसके कारण साथियों? कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। तो बी ऑप्शन क्या बनेगा? राइट ऑप्शन बनेगा साथियों। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 तो देखिए निम्नलिखित में से कौन से ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है
इस टाइप का ट्रेंडिंग सवाल बनाया साथियों। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके परीक्षा की दृष्टि सवाल हो सकते हैं। आपके अगर परीक्षा में सवाल पूछा कि कौन सी ग्रीन हाउस गैस या ऐसी गैस जो ओजोन परत को नुकसान पहुंचा सकती है, वो आपका कौन सा है, B2H6 है, CFCS है, या C6H14 है, या O3 है। तो सभी लोग आपका राइट ऑप्शन क्या आना चाहिए, CFCS आएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आना चाहिए साथियों। बी ऑप्शन क्या बनेगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा 44 का साथियों, बी बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 जो साथियों इस क्लास का आखिरी सवाल है इस क्लास का। किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार का कारण बनता है। तो साथियों किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार के कारण बनता है, शैवालीय, परजीवी, प्रोटोजुअन या बैक्टीरियल। तो 45 का राइट ऑप्शन हो जाएगा साथियों। बताएंगे सभी लोग किस प्रकार का रोगजनक जल जनित रोग टाइफाइड बुखार के कारण बनता है। तो याद रखेंगे सभी लोग बैक्टीरियल बनता है। तो डी ऑप्शन क्या बनेगा साथियों, राइट ऑप्शन बनेगा। तो साथियों आज का सेशन में 45 सवाल कंप्लीट होता हुआ, तो आप बताएंगे इन ईमानदारी से एकदम सभी लोग बताएंगे कि आपका 45 में से आपका कितना सही जवाब हुआ, कितना राइट ऑप्शन आ रहा था। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर ले सकते हो, क्योंकि आने वाले 10 दिनों में आपके लिए ऐसे ही प्रोवाइड की जाएगी क्लासेस जो कि बेहतरीन होने वाला है, जो कि आपके चैप्टर वाइज क्लास चल रही हैं। एक बार प्लेलिस्ट जरूर जाकर चेक कर लीजिए साथियों। आपके लिए आर्मी अग्निवीर के अलग सा प्लेलिस्ट बनाया जा चुका है, जो कि आपके हर एक क्लास अति महत्वपूर्ण होंगे। तो चलिए दोस्तों आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में। आज हमारा 12 अप्रैल हो गया, कब एग्ज़ाम है, 22 अप्रैल को है। अगर आप 22 में से 12 घटाएंगे तो 10 बचेगा, 10 में से भी 1 माइनस कर दीजिए, 9 दिन बचा सकते हो। 9 दिन में हम ऐसी तैयारी करनी है कि 9 ही दिनों में हम 30 का 30 सवाल मार ले जाएं। 15 आपका साइंस करेंगे, 15 आपका जीके करेंगे, सामान्य ज्ञान के। तो आप अच्छे से पढ़ाई करते रहिए साथियों। मिलते हैं एक और धमाकेदार क्लासों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।